नमस्कार विद्यार्थियों, शिक्षा का सफ़र में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक में संकलित महान कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के सुख दुख, संघर्ष, वेदना और हृदय की गहन भावनाओं को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। साथ ही हम कवि का संक्षिप्त परिचय, कविता की पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या तथा भावार्थ को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कवि परिचय से। नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी। जन्मभूमि वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू। माता का नाम मुन्नी देवी। पत्नी का नाम कमला देवी। प्रमुख रचनाएं चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम। विषय कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध। भाषा हिंदी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी। मृत्यु स्थल वाराणसी, उत्तर प्रदेश। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी में इनका परिवार सुंगनी साधु के नाम से प्रसिद्ध था। इसका कारण यह था कि उनके यहाँ सुंगनी अर्थात सूंघने वाला तंबाकू का व्यापार होता था। बाल्यकाल में उनके पिता के स्वर्गवास होने के बाद 4 वर्ष बाद उनके माता भी उन्हें संसार में अकेला छोड़कर चल बसी। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया था, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। बचपन से ही इनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर था। पहले तो उनके बड़े भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे। उनके बड़े भाई चाहते थे कि वे अपने पैतृक व्यवसाय को संभालें, परंतु जब इन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब इन्होंने उनकी पूरी स्वतंत्रता दे दी। उन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में अपने गुरु रसमय सिद्ध को एक सवैया लिखकर दिया था, जिसका नाम था कलाधर। शिक्षा। जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। बाद में क्वींस कॉलेज में पढ़े, किंतु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण औपचारिक शिक्षा अधिक आगे नहीं बढ़ सकी। साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। वे केवल कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। प्रमुख कृतियाँ: काव्य कामायनी, आंसू, लहर, झरना, कानन कुसुम, प्रेम पथिक तथा चित्रधार। नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, अजातशत्रु, जन्मेजय का ज्ञान यज्ञ। उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कहानियाँ आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, मधुआ, ग्राम आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताएं: छायावाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। राष्ट्र प्रेम, मानवता और भारतीय संस्कृति का चित्रण। भाषा संस्कृत निष्ठ, प्रभावशाली और काव्यमयी। इतिहास और दर्शन का सुंदर समन्वय। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। निधन: 15 नवंबर 1937 को वाराणसी में उनका निधन हुआ। वे मात्र 48 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो गए, लेकिन अपनी अमर रचनाओं के माध्यम से आज भी हिंदी साहित्य में जीवित है। अब चलते हैं कविता परिचय पर। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी सहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया
कि उनके जीवन की कथा का सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। तो चलिए कविता एवं इनकी व्याख्या को जानते हैं। मधुप गुनगान कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, अर्थात भंवरा गुनगुनाकर अपनी कहानी किसे सुनाता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जैसे भंवरा फूलों के पास गुनगुनाता तो है लेकिन अपनी पूरी कहानी किसी को नहीं सुनाता, वैसे ही हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें वो अपने तक ही सीमित रखता है। मुस्काकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, अर्थात देखो पेड़ों की पत्तियां मुस्कुराते हुए झड़ रही है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति में भी त्याग और बिछोह होता है। पत्तियां पेड़ से अलग होते समय भी शिकायत नहीं करती बल्कि मुस्कुराकर गिरती है। मनुष्य को भी अपने दुखों को संयम से सहना चाहिए। अगला पंक्ति, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, अर्थात इस असीम नीले आकाश में अनगिनत जीवनों की कहानियाँ छिपी है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इस विशाल संसार में अनगिनत लोगों की जीवन कथाएं और संघर्ष भरे पड़े हैं। अगला पंक्ति, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, अर्थात मानो ये स्वयं व्यंग और उपहास करते रहते हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि संसार के अनेक लोग अपनी दुख कहानियों और विफलताओं के कारण स्वयं ही उपहास का पात्र बन जाते हैं। अगला पंक्ति, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता की अपनी बीती, अर्थात फिर भी तुम चाहते हो कि अपने जीवन की कमजोरियां बता दूं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि लोग उनसे उनकी आत्मकथा सुनाने का आग्रह करते हैं परंतु उनकी आत्मकथा में अनेक कमजोरियां और दुखद घटनाएं भरी हुई है। सुन सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, अर्थात मेरी कविता सुनकर तुम जान जाओगे कि मेरा जीवन सुख का घड़ा खाली है। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उनकी कहानी सुनने पर लोगों को पता चलेगा कि उनके जीवन में सुख बहुत कम और दुख अधिक रहे हैं। उनका जीवन सुख का घड़ा लगभग खाली है। अगला पंक्ति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दुख सुनकर तुम भी निराश हो जाओ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी दुख भरी कथा सुनकर श्रोता भी उदास और निराश हो जाए। अगली पंक्ति, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाली, अर्थात तुम मेरी कथा का आनंद लेकर स्वयं को समृद्ध करना चाहते हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि लोग अक्सर दूसरों के जीवन की कहानी सुनकर अपना मनोरंजन या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अगला पंक्ति, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, अर्थात यह कैसी विडंबना है, क्या मैं अपनी सरलता का मजाक उड़ाऊं। अर्थात कवि कहना चाहते कि अपनी सरलता और भोलेपन को सार्वजनिक करना उन्हें उचित नहीं लगता। वे अपनी ही सादगी का उपहास नहीं बनाना चाहते। अगला पंक्ति, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में, अर्थात क्या मैं अपनी गलतियां या दूसरे के छल कपट को बताऊं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि आत्मकथा में या तो उन्हें अपनी गलतियां बतानी पड़ेगी या दूसरों के छल कपट का वर्णन करना पड़ेगा जो उन्हें उचित नहीं लगता। अगला पंक्ति, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अर्थात मैं अपने जीवन की सुंदर और सुखद यादों का वर्णन कैसे करूं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि वे अपने जीवन के सुंदर और सुखद क्षणों का वर्णन भी सहजता से नहीं कर सकते। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, अर्थात उन प्रसन्न क्षणों की बातें कैसे बताऊं जो हंसी से भर देती है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रसन्न क्षण भी थे जो उन्हें अत्यंत आनंद देते थे पर अब वे केवल स्मृति बनकर ही रह गए हैं। अगला पंक्ति, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अर्थात जिस सुख का सपना देखा था वो मुझे कभी नहीं मिला। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में जिस सुख और सफलता का उन्होंने सपना देखा था वो उन्हें कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। अगला पंक्ति, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, अर्थात वो सुख मिलने से पहले ही दूर हो गया। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि वो सुख उन्हें मिलने ही वाला था लेकिन अंतिम क्षण में उनसे दूर चला गया।
अगला पंक्ति, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अर्थात जिस प्रिय के लालिमा भरे गालों की मोहक छाया में, अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रिय व्यक्ति की सुंदरता और प्रेमपूर्ण स्मृतियाँ आज भी याद है। अगला पंक्ति, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, अर्थात प्रेममयी उषा भी मानो अपना सौंदर्य पाती थी। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि वो प्रिय इतनी सुंदर थी कि मानो उषा अर्थात सुबह भी उसी से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पाथिक की पंथा की, अर्थात उस प्रिय की स्मृति मेरे जीवन यात्रा का सहारा बन गई है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अब उस प्रिय की स्मृतियाँ ही उनके जीवन मार्ग की सबसे बड़ी पूंजी और सहारा है। अगला पंक्ति, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की, अर्थात तुम मेरी जीवन कथा के छिपे हुए दुखों को क्यों जानना चाहते हो। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनकी आत्मकथा के पीछे हुए घावों और दुखों को जानने की क्या लाभ है। अगली पंक्ति, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, अर्थात इतने छोटे जीवन की बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे सुनाऊँ। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनका जीवन साधारण है, इसलिए वे उसमें कोई महान या असाधारण कहानी नहीं देखते। अगला पंक्ति, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, अर्थात क्या यह बेहतर नहीं है कि मैं चुप रहकर दूसरों की बातें सुनूं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि अपनी कथा सुनाने के बजाय चुप रहकर दूसरों की बातें सुनना अधिक उचित है। अगला पंक्ति, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अर्थात मेरी सरल जीवन कथा सुनकर तुम्हें क्या लाभ होगा। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनकी सरल और दुख भरी जीवन कथा सुनकर किसी को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अगली पंक्ति, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अर्थात अभी मेरी पीड़ा थकी हुई है और मौन है, उसे जगाना उचित नहीं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि उनकी हृदय की पीड़ा अभी शांत और सुप्त है, उसे फिर से याद करके वे जगाना नहीं चाहते। अब चलते संपूर्ण भावार्थ पर। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा सुनाने से संकोच व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में असंख्य लोगों की कहानियां हैं, इसलिए उनकी निजी कथा कोई विशेष महत्व नहीं रखती। उनके जीवन में अनेक दुख, असफलताएं और अधूरे सपने रहे हैं। वे नहीं चाहते कि अपनी कमजोरियां, पीड़ाओं और निजी स्मृतियों को सबके सामने प्रकट करें। कवि के जीवन में प्रेम और सुख के कुछ मधुर क्षण अवश्य आए, पर वे स्थायी नहीं रहे। अब उन स्मृतियों का सहारा लेकर वे जीवन यात्रा कर रहे हैं। अंत में कवि कहते हैं कि उनकी व्यथा अभी मौन और सुप्त है, इसलिए उसे जगाकर आत्मकथा कहना उचित नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता आत्मकथा का कवि परिचय, व्याख्या तथा संपूर्ण भावार्थ विस्तार से समझा। इस कविता में हमें बताती है कि जीवन के गहरे दुख और व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हर किसी के सामने प्रकट नहीं की जा सकती। कवि अपने हृदय की वेदना को शब्दों में व्यक्त करते हुए मानवीय संवेदनाओं की गहराई को उजागर करते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पाठ के साथ। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।